नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की स्पेशल पेशकश में आज हम बात करने जा रहे हैं सुधा भारद्वाज जी से। सुधा जी भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार रहीं, जेल रहीं, 3 साल कुछ महीने आप जेल में रहीं और जेल से इन्होंने एक अद्भुत किताब भी लिखनी शुरू की। पूरी लिख दी थी वहीं पर आपने? जी जी। तो ये एक बहुत अहम किताब है, फ्रॉम फांसी आर्ट, जो मुझे लगता है हिंदी में आए तो भी पढ़नी चाहिए और अंग्रेजी में भी पढ़नी चाहिए। और सुधा जी का 25 साल की उम्र से एक्टिविज्म, ट्रेड यूनियन में सक्रियता, शंकर गुहा नियोगी के साथ, छत्तीसगढ़ कर्मभूमि, और उसके बाद अब जब से जेल से रिहा हुई हैं, 2021 से बाहर आई हैं, तब से मुंबई को इन्होंने कर्मभूमि बनाया है, यहाँ पर वापस वकालत शुरू कर दी है और इतना ज़बरदस्त अनुभव है, सक्रियता और जीवंतता है कि वो अपने आप में कायल करती है और लगता है कि कहाँ से इतनी ऊर्जा मिलती है, कैसे तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, 2 अलग अलग जेलों में, कोरोना काल में जेल में रहने के बावजूद, और एक लंबी लड़ाई जो अभी चल ही रही है, केस अभी चल ही रहा है भीमा कोरेगांव का, जानते हैं। लेकिन सुधा जी ना उस समय रुकी ना आज रुकी हैं। उस समय भी वोकल थी, आज भी वोकल हैं। सुधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपसे मुंबई में इस तरह से मेरी मुलाकात हो पा रही है। आपकी किताब जो अभी अंग्रेज़ी में आई है वो बहुत ज़बरदस्त है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आजकल आप कैसे दिन बिता रही हैं जेल से बाहर आने के बाद? देखिए, मेरे लिए तो एक तरह से एग्ज़ाइल है, क्योंकि मैं अपने जो कर्मभूमि है छत्तीसगढ़, जहाँ मैंने मज़दूर आंदोलन में और उसके बाद एक वकील के तौर पे और बहुत सारे जो जन आंदोलन हैं उनके एक कानूनी पक्ष को लेकर के जहाँ मैं काम करती थी, उससे तो मैं कटी हुई हूँ। मैं वहाँ जा नहीं सकती हूँ इस वक्त बेल के कंडीशंस की वजह से। पर ये मैं कहूँगी कि यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है उसने सच में बड़े ही बहुत ही मुझे सपोर्ट किया है। यहाँ मैं लेबर यूनियंस की सपोर्ट से अभी भी लेबर लॉ का काम करती हूँ। एक सीनियर एडवोकेट हैं जिनके साथ मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रैक्टिस शुरू कर दी है आपने? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कुछ भी कहिए, बम्बई एक कामकाजी शहर है, वर्किंग क्लास का शहर है। भले यहाँ से मिल्स चले गए हैं, लेकिन यहाँ का जो माहौल है, लोकल ट्रेन में आना जाना और यहाँ पर मज़दूरों के कानूनी लड़ाइयों को करना, यही मैं अभी कर रही हूँ। जी। अच्छा, तो आप बैक टू योर वर्क, ये कि काम, हाँ, काम आपने वापस अपना शुरू कर दिया है। जी, कहीं भी जाओ तो भाई मज़दूर तो सब जगह हैं, मज़दूर आंदोलन सब जगह हैं, मज़दूर अधिकारियों के सवाल सब जगह हैं, तो बिल्कुल। अब थोड़ी बात आपकी किताब पर। आपकी किताब में तकरीबन 76 किस्से, कहानियाँ, जीवन है। कैसे आपके दिमाग में ख्याल आया? आप हताश नहीं हुई? भीमा कोरेगांव मामले में आपको गिरफ्तार करके डाला गया, लेकिन वहाँ भी आपकी सक्रियता ऐसी ही बनी रही जैसे छत्तीसगढ़ में थी? नहीं, देखिए क्या है, अब एक बार गिरफ्तार होने के बाद मतलब एक धक्का तो लगता है, आपके आत्मसम्मान को भी धक्का लगता है। और शुरू में एक भयावह, एक डरावना एक्सपीरियंस रहता है। ख़ास करके हम लोगों को, मुझे और प्रोफेसर शोमा सेन को, हम लोगों को वहाँ का जो फांसी यार्ड है, जो एक तरह से सॉलिटरी जो सेल्स हैं, उसमें रखा गया था। लेकिन थोड़ी ही देर में मतलब मुझे जो एहसास होने लगा कि एक तरह से, क्योंकि हम ट्रेड यूनियन आंदोलन से आए हुए लोग हैं, तो ऐसा नहीं था कि भाई जेल के बारे में मालूम नहीं था। ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं तो जानते हैं कि जेलों में क्या होता है और किस तरह की स्थितियां होती हैं। लेकिन आपकी जेल का पहला अनुभव था ये? हाँ, मेरा निजी अनुभव पहला था। तो पर उसमें फिर मुझे सच में जो महसूस होने लगा कि हाँ, ज़रूर, मतलब हम जेल में थे और तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन उस स्थिति में भी हम बाकी जो बहुत प्रिजनर्स थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रिविलेज थे। कम से कम
हमारे परिवार के लोग तो मिलने आते थे, मेरी बेटी आया करती थी, हमारे वकील थे। मुझे पता था कि हमारे जो यूनियन के लोग हैं, साथी हैं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं मेरी बेल के लिए, और ये एक एहसास था। लेकिन तो ये एहसास था कि अकेले नहीं है। जी, लेकिन वहाँ बहुत सी औरतें, ऑफ कोर्स ज़्यादातर औरतें तो गरीब ही हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ की हैं, और यरवड़ा जेल जहाँ पहले हम थे, वहाँ बड़ा सेक्शन कॉन्विक्ट्स का है, मतलब कम से कम आधे कॉन्विक्ट्स और अंडर ट्रायल्स होंगे। तो ऐसी औरतें थी जो लगभग छोड़ दी गई थी चारों तरफ से, मतलब कोई मिलने नहीं आता था, उनकी कानूनी स्थिति क्या है उनको पता नहीं है, उनके अपील्स कहीं पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, किसी तरह काम कर करके वो अपना अपने उसको बिता रही हैं। और हम लोग तो खैर उस समय सॉलिटरी सेल में थे, लेकिन बैरक्स में देखते थे कितना ओवर क्राउडिंग और क्या तकलीफ़ें, क्या। तो उन औरतों को देख करके भाई ये कैसे जी रही हैं, ये कैसे अपनी मतलब कितनी हिम्मत के साथ एक तरह से इस कठिन दौर को का सामना कर रही हैं, और क्यों वो यहाँ पहुँची, क्या हुआ, क्या इनकी स्टोरीज़ हैं, इसके बारे में जो एक जिज्ञासा थी, उसने मुझे बड़ा स्टेबिलिटी दिया कि मैं मतलब हम लोग का जो था सेल, मतलब एक तरह से एक पिंजरा था, बट इट वाज अ केज विद अ व्यू, हम कम से कम देख सकते थे बाहर। तो हमारे ऐसे 4 सेल थे, 2 सिस्टर्स थी हमारे साथ, जो उस समय उनका डेथ सेंटेंस पे स्टे था, लेकिन वो 24-25 साल से जेल में थी, तो मेंटली उनकी बहुत हालत ख़राब थी, और बहुत वो गालियाँ देना और हम लोगों से झगड़ा करना ज़बरदस्ती का, ये सब उनका चलता था। लेकिन और फिर एक कॉरिडोर जैसा था, और वो पूरा पिंजरा जो है वो ऐसा रखा हुआ था कि सामने आपका ग्राउंड है, उसमें औरतें बैठी हैं, खाना खा रही हैं, बच्चे हैं, सामने गेट दिख रहा है जहाँ से लोग आना जाना करते हैं, मुलाकात है। तो वो सब देख के धीरे धीरे धीरे, हालांकि हम लोग को बहुत मौका नहीं मिलता था इंटरेक्ट करने का, कभी कोर्ट जाते थे या मुलाकात की लाइन में खड़े होते थे या कैंटीन लेने जाते थे, पीछे फैक्ट्री थी तो पीछे की खिड़की से फैक्ट्री में आने जाने वाली औरतें दिखती थी। तो ऐसे धीरे धीरे कुछ लोग नज़र आने लगे, फिर कभी मौका लगा तो बात किया, इस तरह से वो जैसे एक जिक्सॉ पजल में धीरे धीरे आपका चित्र बनने लगता है किसी कैदी का, ऐसा महिलाओं से परिचय हो गया। फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया, और वो मेरे लिए, क्योंकि रात का समय गुजारना बहुत कठिन था, 5:30 बजे आपको बंद कर देते हैं शाम को, और फिर सुबह खोलते हैं 7 बजे। तो वो जो रात होती है ना, खास करके अकेले में जो आप रात बिताते हैं, बाद में तो हम बायकला में बैरक में थे, तो मुझे बहुत काम था, लोगों का एप्लीकेशन मैं रात भर लिखती रहती थी। पर कितने समय ये सॉलिट्यूड वाला आपके पास रहा? ये करीब 1.25 साल, मैंने आधा पीरियड। टोटल आप रही 2.5 साल के करीब? नहीं, 3 साल कुछ महीने, 3 साल 3 महीने ऐसा करीब। 3 साल तो हाफ जो है समझ लीजिए 1.5 साल इधर 1.5 साल इधर, ऐसा। अच्छा। मतलब हाँ, बायकला में हम लोग आए फरवरी में, जस्ट जब कोविड शुरू होने लगा, तो कोविड का पूरा पीरियड बायकला में बिताया, पर उस समय हम बैरक्स में थे। आप और शोमा जी, हाँ, प्रोफेसर शोमा से जी। तो उनके साथ रहने से भी थोड़ी राहत थी? आप पहले से बहुत जानती थी उनको? बहुत नहीं, मतलब हम एक दूसरे के बारे में जानते थे, लेकिन एक दूसरे को करीब से नहीं जाना था हमने। लेकिन एक तो वैसे भी जेलों में बिना दोस्तियों के सहारे आप जी नहीं सकते, और वो फिर इतनी नज़दीकी हो गई। और हम लोग का क्या था, दोनों के सेल के बीच में बहुत ऊंचाई पे एक खिड़की थी। तो एक दिन मुझे याद है उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको चक्कर आने लग गया था, तो उन्होंने वहाँ से मुझे आवाज़ दी, और मैं भी लगातार उनसे बात करती रही। तो जब तक सुबह हमें खोला नहीं गया, तो एक दूसरे का बहुत सहारा रहा। और हमें छोड़ दिया जाता था कॉरिडोर में, हम एक साथ ब्रेकफास्ट कर लेते थे, लंच कर लेते थे, फिर बंद कर दिया जाता था। तो हम दोनों एक अखबार लेते थे, वो इंडियन एक्सप्रेस लेती थी, मैं हिंदू लेती थी, दोनों पढ़ के एक्सचेंज कर लेते थे, और पूरा अखबार शुरू से आखिर तक किससे बात करें, क्या बात करें। और वो जो दोनों, जैसे मैंने कहा, दोनों जो बहनें थीं, उनको इतने साल हो गए थे कि उनके बहुत मेंटल हेल्थ के इश्यूज थे, बहुत गाली देना, गुस्सा करना। तो आपने एप्लीकेशंस भी खूब लिखी? हाँ, एप्लीकेशंस मैंने एक्चुअली बायकला में लिखी, क्योंकि जब हम बायकला में आए तो हम बैरक्स में आए, तो धीरे धीरे पता चला अच्छा ये वकील आंटी हैं। फिर ये भी धीरे धीरे पता चला कि ये वकील आंटी अच्छी हैं, किसी से गॉसिप नहीं करती हैं केस के बारे में, तो हम इनको अपना चार्जशीट दिखा सकते हैं, कोई डर की बात नहीं है। क्योंकि मैंने ये रूल बना लिया था कि किसी के केस के बारे में किसी और से बात नहीं करूँगी। दैट इज़ एक्चुअली द एथिक्स ऑफ अ लॉयर,
आपको अपने क्लाइंट की प्रिविलेज, और इसीलिए मैंने वहाँ पे कोई स्टोरीज नहीं लिखी बाय कलाम में, क्योंकि वो मुझे कॉन्फिडेंस में लेके वो कर रहे हैं और मैं उनके लिए एप्लीकेशन लिख रही हूँ, तो वो सही नहीं है। तकरीबन कितनी एप्लीकेशंस लिखी होंगी? अरे बाप रे, मैं तो लगभग खास करके कोविड पीरियड में इतनी कोविड बिल की एप्लीकेशन लिखी, स्पेक्टेकुलर रेट ऑफ फेलियर। मेरे ख्याल से एक मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुई, कोई नहीं हुई, और बट वी हैड टू मेक इट इन ट्रिप्लिकेट एंड ऑल दैट। तो बहुत एप्लीकेशंस लिखी, मतलब सैकड़ों की संख्या में। आई डोंट इवन रिमेंबर, क्योंकि मुझे रात में जब वो राउंड पे आते थे, रात भर लाइट्स जलती हैं जेल में, तो वो लोग तो किसी तरह कपड़ा वपड़ा लगा के सोते हैं, पर मैं तो लिखती लिखती मुझे कभी मतलब वही जो नॉर्मली भी होता था घर में भी 1-2 बज जाता, तो वो राउंड्स पे आती थी, अरे सुधा सो जाओ, क्या कर रहे हो इतनी देर तक। बाद में तो वो स्टाफ मेरे पास भेजते भी थे, अरे जाओ वो आंटी अच्छा लिखती हैं, उनके पास चले जाओ। मराठी तो नहीं आती थी, पर मैं हिंदी में लिख करके देती थी। तो जनरली लोग क्या लिखवाते थे, क्या एप्लीकेशंस रहती थी? तरह तरह की, मतलब लोगों को कितने दिन, मतलब चार्जशीट नहीं मिली होती थी, उसकी कॉपी, उनको पता नहीं होता था लीगल एड लॉयर कौन है हमारा, उसने एप्लीकेशन ली कि नहीं ली। किसी को ये होता था कि बच्चा बाहर है तो बच्चे को अंदर आने दें। किसी का ये होता था कि हमारे पति या भाई दूसरे जेल में हैं, उनसे हमारी वीसी मुलाकात करवाई जाए। किसी का ये होता था कि वो बीमार हैं तो उनको प्रॉपर डाइट चाहिए, या उनको रेफरेंस मतलब उनको रेफ़र किया जाए ससून हॉस्पिटल, जो वहाँ का जनरल हॉस्पिटल था, उसके लिए। तो तरह तरह के एप्लीकेशंस। किसी को बाद में फिर हम लोगों को जो फ़ोन कॉल्स वगैरह मिलते थे, तो फ़ोन नंबर चेंज हो गया है, फ़ोन कॉल दिया जाए। फिर जो विदेशी लड़कियां होती थी, ज़्यादातर वो अंग्रेज़ी भी नहीं जानती थी, स्पेनिश, मोस्टली लैटिन अमेरिका से थी। पहले अफ्रीकन्स भी थे, लेकिन बाद में अफ्रीकन्स ने खूब वहाँ आंदोलन किया तो उनको हटा दिया गया था, थाने जेल में भेज दिया गया था। तो देवर मोस्टली लैटिन अमेरिकन्स, ज़्यादातर ड्रग केसेस में थे। तो उनको तो कोविड के दौरान बहुत प्रॉब्लम थी, तो उनके एप्लीकेशंस की फैमिली मेम्बर से बात करने दी जाए, ये सब। हाँ, बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे। तो मतलब एक दिन भी चैन नहीं रहा आपको जेल में? बिल्कुल नहीं, एक बार पता चला लोगों को लाइन लगी रहती थी। तो वहाँ पर वकील आंटी बहुत हिट रही। वकील आंटी काफ़ी हिट रही, और वकील आंटी को निकलने के बाद भी बहुत सी चिट्ठियाँ आने लगी। बाद में उन्होंने रोक दी मेरी चिट्ठियाँ, मतलब मैं लिख नहीं पाती थी। तो फिर मैंने फिर ये करना शुरू किया कि दूसरे वकीलों के माध्यम से उनकी कुछ हेल्प, तो कम से कम 7-8 लोगों की हमने बेल करवाने में भी हेल्प करी। और ये सब अभी भी आप संपर्क में हैं? हाँ, कुछ लोग मैसेज भेजते हैं कि आंटी हेल्प करिए, हमारा केस का पता लगाइए, हमारे ऑर्डर क्या पास हुआ, हमारे वकील से थोड़ा बात कर लीजिए। चिट्ठी लिखते हैं आपको या फ़ोन करते हैं? हाँ, पहले तो चिट्ठी लिखा करते थे, अभी तो उनकी वही मैंने बोला कि चिट्ठियाँ रोक दी गई हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम भी अपने केस में जाते हैं, कोई दूसरे उधर से आते हैं तो वो मैसेज लेके आते हैं, ऐसा। अच्छा। तो ये आपकी लाइफ का बिल्कुल अलग हिस्सा है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ठीक।